चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला। सरकारी बैंकों की तरफ से 2 दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं, जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई? नमस्कार। सो बेसिकली जो 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था। और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है एंड 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग यूपीआई, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह हम बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो टॉप 5 ग्लोबल में आए। तो अब उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाएं, जहां पे वहां के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेनजी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपना एम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है, कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं, यंग पीपल, और 66% यूपीआई ट्रांजैक्शन जो 18 से 29 साल के बच्चे, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं, तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि यूपीआई और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने। और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यूज करे, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा। बिल्कुल। अश्विनी राणा जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा? देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि भाई बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, को जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूं। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना होगा और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल, एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेनजी कहें या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझें और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। और नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है। ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि जो अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनमें आइडियाज होंगे और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग बच्चा उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगी, पहली बार लोन रहा, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलैटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनको उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये है कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे। तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है। और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता ही नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि ह्यूमन जहां बैंकिंग है या कस्टमर दोनों ही ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है, थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीताराम मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफस्टाइल वोचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो कल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे, उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी। अश्विनी जी, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पे नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है, और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं, वहां से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा, तो युवा, चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है? नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और उनके पास लिक्विडिटी भी है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो, बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव, ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी, जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की ऐड आती ही क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इश्यू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की ऐड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं, तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए। और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं, उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के, ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए। वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे एप्स को बैन किया है और इस तरह के ऐड भी बैन किए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस 2 दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए? नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पे और क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है, तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम्प करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करें, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन ने बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा। और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ 2 दिन का, वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है, जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था, एफएम
सिस्टम का भी था कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा। ये नहीं कि हम उनको वेट करना है कि जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खोले। और जैसा अश्विन जी बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाए ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएट करके जो यंग कस्टमर को कस्टमर फॉर लाइफ हमेशा के लिए, ताकि हम जिसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक अगर जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दिस पीपल यंग जो है वही हमारा मुद्दा इसमें। और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। और जब उनको सेविंग की हैबिट्स पता चल जाए, एफडीज वगैरह या अदर देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए वो हमारे लिए भी फायदा। और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो 2 दिन डिस्कशन हुआ, बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज है इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा। दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई थी, वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई और साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई खासतौर पर। ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं? तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया, जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका भी फोकस भी किया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होने चाहिए ताकि जिस पर्पज और फिर फॉलो अप, रिकवरी और मॉनिटरिंग, जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपीए की वजह से कि हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्रायोरिटी सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपीए को अब एक बार कम हो गया, ये नहीं कि दोबारा हो जाए, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी। बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी। बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें तो सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी न रहने दे। तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है। तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में? आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलो अप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भी हाँ भाई ज्यादातर लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए या कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचें और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए। तो उससे क्या होगा, वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर, अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहां आप कोई चीज को अचीव करना तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसे डिपॉजिट की बात, मोबिलाइजेशन की, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो। तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो,
पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती। भाई आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहां से करो? तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं। जी, और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई है, एक थीम थी, उसको लेके आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पे युवाओं की बात करें तो? उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए। लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे। तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है, वो तो उसको आप किसको दे रहे हैं? अब आप देखें कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं। अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो, उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है। यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा तो एक तरह से एनपीए पे कहें काबू पाएगा। भाई सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है? नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफी अवेयरनेस है, और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली। तो क्योंकि आपकी बात सही है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीआई बढ़ रहा है, पर उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं, और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया। तो अवेयरनेस का काफी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया है। अभी हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर कि टाइप्स ऑफ साइबर, डूज एंड डोंट की कैसे। तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट। डिजिटल अरेस्ट जैसे आपने देखा कि आजकल काफी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, I4C इंटरनेशनल अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है, 1930 पे कॉल करके। बट वो ये कि जितना अवेयरनेस लाएंगे, जितना लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफी हुआ तो अब लोगों को ओटीपी समझ गया कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कोई मिक्स करके कोई मैसेज आ गया। तो टाइम टू टाइम हर फॉरम में इवन बैंक्स अपनी मीटिंग्स में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोला कि हर तरह का अवेयरनेस लाए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में है। तो इसलिए काफी बैंक्स, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है, कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली। आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी की 1930, और ये www.cyber, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर लोड कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है, तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और ये कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिल रहा है। तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए? ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो गाइडलाइंस बैंक जो हैं इशू करते हैं टाइम टू टाइम, वे किस तरह के, अब जैसे एसएमएस है, तो एसएमएस मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे एस लगाए तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक एस अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो, या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं। कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें आरबीआई कर रहा है। म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है। उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है। तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है
अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रिक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है। ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजैक्शन है वो मूव होती है। तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल एम्प्लॉय की तरह ट्रांसफर कर देते हो। जो एक ट्रेंड होता है, कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके। उनको जनरल बैंकर एम्प्लॉय मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे, क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई है, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है। और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा एक सुझाव है, हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है। नरेंद्र जी, 2 दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा? सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FAFM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होगा उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना, तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इंप्रूवमेंट के ऊपर ही है। तो कोलैबोरेशन मैसेज है यहाँ पे, कॉमन मैसेज की आईटी और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो जैसे अश्विन सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा। और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज, उनका स्केल काफी बड़ा है, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर। और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे 2 दिन के डिस्कशन हुए, हाई पावर कमेटी के लिए एक ऐसा मटेरियल बनेगा। और जैसे अश्विन सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जोड़िए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज इम्पोर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोर स्टेप बैंकिंग है, तो अब वहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहाँ पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोस्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा? हाँ, देखिए दोनों ही है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है, कस्टमर भी यंग है, तो एक माइंडसेट और वो बात होती है। बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल, 118 साल, कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा। बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में। एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में? बदलाव देखिए, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी। और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, इसलिए साइबर सिक्योरिटी, जो डिफरेंट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसको बैक नहीं जा सकते हम, तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी या आरटीजीएस, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
अश्विनी जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं? देखिए, सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं। तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है, 2 अक्टूबर से कर रहा है, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंड सेट चाहिए। अगर आप उस माइंड सेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए वैसा आपका माइंड सेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए। नरेंद्र जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है, और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो? देखिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर एज पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है या फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट। बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात करें या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं। तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, बैंक्स के कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या एफडी के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह आप सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट को उतार चढ़ाव देखते हैं अल्टीमेटली। तो यही है कि अब जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, बैंकिंग कस्टमर भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जिससे कह सकते हैं। जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, पीपीएफ वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1 लाख रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा। तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा, यंग पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है। तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है, यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो या जिनको उनको लगे कि ये उसके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक, नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है, तो मॉडर्न बैंकिंग का कि ग्लोबल कम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है। और यही हमारा 2017 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक्स बनाने। और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिलेंगे? फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैडम ने बोला कि सीता मैम ने कि हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है, और थ्रू डाटा एनालिटिक हम जो क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे, और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतना ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। अश्विनी जी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो, तो वो क्या होगा? वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं। मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, एमएसएमई है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए। बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमली जामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण
और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है।